Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting episode of Health Talk with MMC जनरल हॉस्पिटल। नाजरीन, आप लोगों की राय पे आज हमने अपनी स्टूडियो में डेंटल प्लस मैक्सिलोफेशियल सर्जन को इनवाइट किया हुआ है। नाजरीन, कुछ स्टेटिस्टिक आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पाकिस्तान में तकरीबन 50% जो बच्चे होते हैं उनके दांत ख़राब होते हैं, और अगर हम बड़ों की बात करें तकरीबन 78% लोग जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है वो दांतों की डिज़ीज़ से मुतासर होते हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने चाहा कि हम अपने डेंटल स्पेशलिस्ट को बुलवा लें, उनसे बात करें कि इनकी रीज़न क्या है और उन पर डिटेल डिस्कशन होगी। तो आप हमारे प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। वेलकम मैडम इन MMC स्टूडियो। मैडम, पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? थैंक यू लियाकत साहब। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और इब्तिदाई तालीम मेरी पेशावर से ही थी, और डेंटिस्ट्री यानी कि BDS मैंने किया है खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से, और उसके बाद मेरी स्पेशलाइजेशन हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से थी, और अब मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी MMC जनरल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैडम, थोड़ा सा हमें बताएं कि आपके पास किन कम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आते हैं, मतलब उनको तकलीफ क्या होती हैं जिसको ज़्यादातर आप देखती हैं अपनी क्लिनिक में? हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। डेंटल में बेसिकली जो सबको पता है कि पेशेंट मॉर्निंग में इसी तकलीफ़ के साथ आता है कि जी सारी रात तो मैं सोया नहीं हूँ, मेरे दाँत में बड़ा ज़्यादा दर्द था। तो जो मेन कंप्लेंट है वो तो यही है। तो उसमें फिर ज़्यादातर डेंटल क्लिनिक्स में स्टार्टिंग जो है ना वो RCT से होती है, क्योंकि पेशेंट कंप्लेंट ही इसी कंप्लेंट से हमारे पास आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेंटल में यही टूथ पेन वाले पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर, बाकी इसके अलावा और चीज़ें भी बहुत हैं, मगर आपने क्योंकि कॉमन पूछा तो उसका यही है। और मैक्सिलोफेशियल की बात करूँ तो मैक्सिलोफेशियल में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्सीडेंट इमरजेंसीज़ वगैरह इसके केसेस आते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह के। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है जो कि हम ज़्यादातर अपने कंसल्टेंट से पूछते हैं। आज आप भी बताएं कि आपकी जो दांतों की बीमारी हैं तो ये मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा होती है, और इसकी वजह क्या होती है? दांतों की बीमारी जो है ना वो औरतों में ज़्यादा है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह उसकी ये है कि औरतें जो होती हैं वो ज़्यादातर हमारे जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग नहीं है, घर पे होती हैं। तो घर पे बच्चों के साथ और घर की ज़िम्मेदारियों में वो अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करती हैं, अपनी हाइजीन को नेग्लेक्ट करती हैं। मेल्स का ये है कि मेल्स क्योंकि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के आगे उन्हें प्रेजेंट करना होता है, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और जो फीमेल्स हैं उनका ये क्योंकि वो घर में है तो वो परवाह नहीं करती, तो दे आर टू मच बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं अपने घर के कामों में, तो वो उनकी ओरल हाइजीन नेग्लेक्ट होती है। तो इस वजह से उनके दांतों में कैरीज या कीड़ा लगने की जो शिकायत है वो ज़्यादा है। सेकेंडली एक और वजह जो है वो ये है प्रेगनेंसी। जो हामला ख़वातीन हैं उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कैरीज और कीड़ा लगने की या मसूड़ों का इन्फेक्शन जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास बहुत आती हैं, और हामला ख़वातीन की बात हो रही है तो मैं इस इंटरव्यू के थ्रू उनको, जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो सारे, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले जब उनके पास एक फ़ीमेल पेशेंट अपनी पहली अपॉइंटमेंट पे आती है, एक हामला खातून, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको डेंटल चेकअप के लिए किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि लेटर ऑन जब वो मसला उनका ज़्यादा हो जाता है तो हम उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स भी नहीं दे सकते उनकी कंडीशन की वजह से, और पेन किलर भी वो लिमिटेड ले सकती हैं। फिर उनकी जो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो बात वही चली जाती है कि जी आप डिलीवरी के बाद हमारे पास आएँ। तो इससे बेहतर यही है कि जो पहले ही उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उनके दांतों में थोड़ा बहुत मसला शुरू हुआ है, वो जल्दी ही ट्रीट हो जाए, ताकि बाद में इतना लंबा इशू ना बने। अच्छा मैडम, एक थोड़ा सा ये बताएं कि का आम क्वेश्चन होता है कि लोग पूछते हैं कि ब्रश दिन में कितनी दफ़ा करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दें, क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है दांतों के केयर में, उसकी बरकरार सेहत को बरकरार रखने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि दांत ब्रश करना जो है ना वो
सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में नहाए, जो कुछ भी किया उसके साथ वो ब्रश करते हैं, रात को उनको परवाह नहीं होती। हालांकि रात की ब्रश जो है ना वो सुबह की ब्रश से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को आप सो रहे होते हो तो आपके मुंह में सलाइवा का फ्लो नहीं होता, ये जो थूक है हमारी जो बनती है उसका फ्लो नहीं होता, मुंह मुसलसल बंद होता है, तो जो कुछ आपने सारा दिन में खाना खाया हुआ है वो दांतों के साथ चिपका हुआ है, वो आपने साफ ही नहीं किया। तो जब वो आपने साफ नहीं किया तो जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा एक्शन करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप मुंह नहीं हिला रहे, आपका सलाइवा फ्लो नहीं कर रहा, आपका जो है तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जिससे आपके दांतों में कोई सलाइवरी फ्लो इंक्रीज हो और आपकी जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो, तो वो नहीं हो रहा। तो इसलिए ब्रश करना सुबह जिस वक्त आप उठें तो सुबह आपने ब्रश ज़रूर करनी है, और रात को सोने से पहले डेंटल फ्लॉस और ब्रश, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम मुझे ये बताएं कि अगर एक दफ़ा किसी का दांत खराब हो जाए तो उसकी रिकवरी मतलब है कि दोबारा अपनी असली हालत में लाया जा सकता है कि नहीं, उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। अच्छा देखें, ये बात ऐसे है कि लोग समझते हैं कि बस हमने दवाई खा ली, अब जैसे बॉडी में कोई और किसी और जगह इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कोई फीवर है या गला ख़राब है, तो वो जी एंटीबायोटिक ले ली, आप ठीक हो गए, ठीक है, आपका बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, आपका वायरस ख़त्म हो गया, जो भी है। दांत में ये इशू नहीं है। दांत बना होता है मिनरल कंटेंट से, कैल्शियम है उसके अंदर, डिफरेंट फ्लोराइड्स हैं। तो अब जब आपका दांत में एक दफ़ा कीड़ा स्टार्ट हो गया, मतलब वो ब्लैक होना शुरू हो गया, ठीक है, तो कोई भी चीज़ उसमें वापस मिनरल कंटेंट, मतलब कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि वो दांत को वापस, वो एकदम से कीड़ा खुद से ख़त्म हो जाए और दांत वापस दोबारा बनना शुरू हो जाए, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप दांत को ठीक कर सकते हो लेकिन उसको वापस अपनी उसी कंडीशन में नहीं ले जा सकते। हाँ, ठीक कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो, और उसका इलाज यही है कि आप उसका कीड़ा साफ करेंगे, पेशेंट हमारे पास आएगा, वो कीड़ा साफ करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम डिपेंड करता है कि उसमें आरसीटी करनी है या उसमें सिर्फ फिलिंग करनी है, वो फिर दांत की कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी दवाई खा लें और बस घर में बैठे बिठाए आपका दांत वापस अपनी रिवर्स कंडीशन में चला जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा मैडम मुझे तो एक ही बताएं कि ये अक्सर जो दांतों का दर्द होता है वो मिडनाइट में आता है, तो इसकी वजह क्या होती हैं? और ये हमारे नाज़रीन को बताएं, अगर दांत में रात के टाइम दर्द हो और एरिया ऐसा हो कि घर में मेडिकेशन भी ना हो, तो क्या ऐसी तरीके आप रिकमेंड कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसको अफाका मिले? अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा अगेन आपने क्वेश्चन किया। इसमें ये है ना कि पहले तो सिंपल यही बात है कि मैं कहूँगी कि आप पेन किलर लें। लेकिन फिर अगेन बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि जी पेन किलर तो हमारे पास नहीं है, मतलब अब या तो अवेलेबल नहीं होती, या वो कहते हैं कि हमने तो खा लिया, फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम पे असर नहीं हुआ, मैं तो गोलियाँ खा खा के थक गया और मुझे तो असर ही नहीं हुआ। दूसरा ये है कि अगर आपकी लोकेलिटी में करीब आपके पास हॉस्पिटल है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लिनिक्स तो आधी रात को नहीं खुले होते, तो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो अगर आपकी लोकेलिटी में करीब कहीं हॉस्पिटल है तो आप इमरजेंसी में जाके अपने आप को आईएम यानी कि इंटरमस्कुलर पेन किलर लगवा सकते हैं, उससे भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, आप वहाँ भी नहीं जा सकते, तो उसमें घर में आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको पेन है तो आप जितना ज़्यादा नीचे होके लेटेंगे तो आपका दर्द ज़्यादा होगा। बेहतर यह है कि आप अपने तकिए को सीधा रखें और थोड़ा-सा सिटिंग पोज़ीशन में यानी बैठते हुए आप टेक लगा के सोएँ। तो वो रात अगर आप ऐसे गुज़ार देंगे, बैठे हुए पोज़ीशन में अगर आप सोएँगे तो आपकी तकलीफ़ ज़रा कम हो जाएगी। मैडम हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 78% लोगों के दांत खराब होते हैं, तो ये एक मेजर इशू है। तो आप क्या समझती हैं कि कितने अरसे बाद एक आम आदमी को अपनी दांतों की चेकअप करना चाहिए, एक अच्छे मुस्तैद डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अच्छा देखें, चेकअप का तो अगेन इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि आफ्टर 6 मंथ्स ज़रूर चेकअप कराएँ। हर 6 महीने बाद आपने चेकअप कराना है अगर आपको कोई मसला है या कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर कभी आपने अपने मुँह में नोट किया है कि किसी दाँत के ऊपर हल्का-सा भी ब्लैक स्पॉट आपको महसूस हो रहा है, कोई दर्द नहीं है उसके अंदर, सिर्फ़ हल्का-सा ब्लैक स्पॉट है, दैट इज़ द टाइम कि आप अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएँ। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, आपकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होगा और वो आपका दाँत बचने की बजाय ज़ाया होने की तरफ चला जाएगा।
तो दो बातें हैं, जैसे ही आपने स्पॉट फील किया या आपने उसको देखा, आप डॉक्टर के पास गए, और अगर ऐसा कुछ नहीं आपने नोट किया या ऐसा कुछ नहीं है तो फिर टाइम जो है वो 6 मंथ्स है। हर 6 मंथ्स के बाद आपने अपनी डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा मैडम, एक कुछ मिथ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग अपनी दांतों की स्केलिंग वगैरह करवाते हैं तो उनका ये ख्याल है कि ये दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनकी जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आया ये सच है या लोगों की एक बनी बनाई बातें हैं? ऐसा नहीं है। अच्छा देखें, इसमें हमारे लोगों का जो इशू है वो ये है कि सुन लेते हैं बात और फिर बस उसको बिलीव कर लेते हैं। दांत, जो लोग कहते हैं ना कि दांत कमजोर हो जाता है, वो क्यों कहते हैं उसकी भी वजह है। वो इसलिए कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट स्केलिंग के लिए आता है ना, तो उसके मुंह के अंदर इतने बड़े बड़े डिपॉजिट्स बन चुके होते हैं। डिपॉजिट्स मतलब, ये मेरा कहने का ये है कि आप लोगों ने कैलकुलस जिसको आम जुबान में कहते हैं, तो वो उसके जो जो दो दांत हैं ना, दो दांतों के बीच में इतना वो ज़्यादा जमा हो चुका होता है, वो वाइट वाइट कलर का जिसको हम कहते हैं, आप पेशेंट देखता भी होगा, खुद भी उसको नज़र भी आते हैं कि वो दांतों की जो आपस में एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे सारा वो पत्थरनुमा चीज़ जमा हो जाती है। तो जब हम स्केलिंग करते हैं तो हम उस पत्थरनुमा चीज़ को निकालते हैं, ठीक है। जब हम उसको निकालते हैं तो पेशेंट के बीच, जो दांतों के बीच में जो गैप है वो वापस बहाल हो जाता है। जब वो वापस बहाल होता है तो पेशेंट कहता है कि यहाँ पर से तो मेरा दांत टूट गया। ठीक है। तो वो दांत टूटा नहीं होता, बेसिकली वो जो दांतों के बीच में गंद जमा हुआ होता है, वो सख्त सा जो गंद जमा हुआ होता है, वो हमने साफ किया होता है। और अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नीचे जो मसूड़े हैं वो भी साथ में इन्फ्लेम हो जाएंगे, उसमें भी साथ में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, उसमें भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे पास अक्सर ऐसे जो पेशेंट आते हैं ना, जिन्हें कभी स्केलिंग कराई नहीं होती, तो उसमें उनका क्या होता है, उनके दांत जो होते हैं वो इतने ज़्यादा लूज हो चुके होते हैं, क्योंकि जो गम्स हैं उनके, जब आप स्केलिंग नहीं कराते हो तो आपका जो मसूड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेम हो के वो नीचे जाना, या ऊपर वाला जो मसूड़ा है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, नीचे वाला मसूड़ा नीचे जाना शुरू हो जाता है, और वो दांत को छोड़ना शुरू कर देता है, मतलब दांत की ग्रिप छोड़ना शुरू कर देता है। तो दांत आपके लूज हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो दांत सिर्फ उस जो सख्त जो कैलकुलस जो गंद है, सिर्फ उसने पकड़ा होता है दांत, बाकी दांत नीचे से ख़त्म हो चुका होता है। और इसकी वजह ही यही है कि पेशेंट स्केलिंग नहीं करवाता। अब ये जो हमारी ब्रश है ना, ये हमें उस तरीके से सफाई नहीं दे सकती जिस तरीके से हम डॉक्टर के पास जाके स्केलिंग करवाते हैं। स्केलिंग एक मशीनी सफाई है और वो मशीन के थ्रू होती है, वो ऐसी जगहों पे क्लियरेंस करती है जहाँ पे हमारी ब्रश नहीं पहुँचती। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि गम्स वीक होते हैं। गम्स वीक नहीं होते, गम्स ऑलरेडी पेशेंट के वीक हो चुके होते हैं। जब वो हमारे पास आता है तो वो करके आता है अपने गम्स को ख़राब। और स्केलिंग से दांत कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि जब वो कैलकुलस निकलता है तो पेशेंट को महसूस होता है कि मेरा तो दांत टूट गया। तो ऐसा नहीं है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कितने अरसे बाद स्केलिंग करनी? स्केलिंग अगेन हर 6 मंथ्स के बाद, हर 6 महीने बाद। आपके दांतों में अगर आपको डिपॉजिट्स नहीं भी नज़र आ रहे तो फिर भी आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा मैडम, आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और लोग से सुन भी रहे हैं कि आजकल इम्प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को डिटेल में बताएं कि इम्प्लांट बेसिकली है क्या, ये कितने अरसे तक कारामद होता है और इसकी फ़वाइद क्या है? अच्छा, इम्प्लांट बिल्कुल एक जो रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं उसमें इम्प्लांट है। इम्प्लांट इस वजह से बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले जब इम्प्लांट नहीं था तो एक दांत जिस जगह से चला गया या टूट गया उसको रिप्लेस करने के लिए ब्रिज लगाते थे, जो कि अब भी लोग लगाते हैं क्योंकि इम्प्लांट ज़रा थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा है। तो ब्रिज का नुकसान ये होता है कि ब्रिज से आपके जो जिस जगह पे दांत नहीं है उधर तो दांत लग जाता है, लेकिन उसके आस पास वाले दांत भी थोड़ी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर हमने ब्रिज बनाना है। ब्रिज का तो मतलब ये है कि सहारा लेना है ना आपने, तो उस सहारे लेने के लिए हम आसपास के दांतों को ग्राइंड करते हैं। इम्प्लांट में ऐसा नहीं है। इम्प्लांट सिर्फ उसी जगह पे लगता है जहां पर आपका दांत मौजूद नहीं है। इम्प्लांट बेसिकली एक आर्टिफिशियल दांत है, और इम्प्लांट का जो नीचे एक पेच होता है, आम जुबान में मैं समझाऊं तो पेच है, जो कि सर्जिकली थोड़ा सा हम कट देते हैं और हड्डी के अंदर उस पेच को हम फिक्स करते हैं, और उस पेच के ऊपर फिर हम दांत लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ईजी प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और जो आपने पूछा दूसरा सवाल कि ये कितने अरसे तक चलता है, तो इट इज़ लाइफ लॉन्ग।
ये आपकी सारी उम्र के लिए आपके लिए काम करेगा। तो एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में आप इम्प्लांट्स? बिल्कुल बिल्कुल हम कर रहे हैं, हमने पेशेंट्स किए भी हैं यहाँ पर इम्प्लांट किए और बहुत सक्सेसफुल इम्प्लांट्स किए हैं। अच्छा मैडम, ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है? नहीं जी, इसमें बिल्कुल ऐसा ऐसा देखें जैसे हम जब दांत निकालते हैं या हम आरसीटी करते हैं तो उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं, वही एनेस्थीसिया इसमें भी इस्तेमाल होता है। वही दांत को, उस एरिया को हम सुन्न कर देते हैं, नशा दे देते हैं और फिर पेशेंट को कुछ फील नहीं होता। सुना भी है और लोग बताती भी हैं कि जो मसनूई दांत लगवाते हैं तो उनको अक्सर कंप्लेंट ये होता है कि हमारे मुंह से बदबू आ जाती हैं। तो क्या इसकी वजह क्या होती हैं और उसके लिए रिकमेंड आप क्या करती हैं कि उनके दांत से ये जो बदबू है वो ना आए और वो सेहतमंद रहें? हाँ, बदबू उनकी इसलिए होती है कि जो ये क्राउन ब्रिज हम लगाते हैं तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि पेशेंट को कंटिन्यूअसली फ्लॉसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो उनके आपस में दांत जो बने हुए होते हैं, ब्रिज है या क्राउन है, तो उसमें पेशेंट फ्लॉसिंग नहीं करता, ब्रश वहाँ तक नहीं जाती और फ्लॉसिंग पेशेंट करता नहीं है तो उसके अंदर फूड इन्फेक्शन होती है, खाना फंसता है। जब खाना फंसता है तो बाज़ औक़ात ये है कि अगर क्राउन सही तरीके से नहीं बना हुआ या उसमें स्पेसेस हैं तो क्राउन के अंदर भी खाना जाना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली एक जगह पे खाना फंस रहा है और वहाँ से निकाला नहीं जा रहा तो स्मेल तो आप वहाँ से आएगी। तो स्मेल की वजह यही है। तो मेरे पास जब पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आता है तो जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो उसकी अगेन हाइजीन है कि आपने अगर पहली बात तो वही, अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो आप उसको कहें कि आपके लिए बेटर ये है कि आप इम्प्लांट लगवा लें। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी इशू है और वो अपने ब्रिजेस चेंज नहीं करा सकता, क्राउन चेंज नहीं करा सकता, तो उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो फ्लॉसिंग। आप फ्लॉसिंग करेंगे, माउथ वॉश करेंगे, अपने हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्मेल का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा मैडम, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान में एक आम रुझान है कि लोग नस्वार ज़्यादा करते हैं, कराची में पान का इस्तेमाल ज़्यादा है, लाहौर में गुटखा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आया ये इनकी वजह से दांत तो ख़राब हो सकते हैं या मुंह का कैंसर ये वगैरह हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ये तो बहुत मेन वजह है ओरल कैंसर की, ये पान हो गया या ये जो नस्वार है। क्योंकि पान और नस्वार हो गई या जो कुछ भी, इससे एक तो ये है कि स्मेल, आपने से पहले क्वेश्चन स्मेल का किया था तो स्मेल तो आती है। जो मेरे पास जो इस तरह का नस्वार वाला पेशेंट या सिगरेट वाला पेशेंट कोई आता है और अगर पेशेंट हमें नहीं भी बता रहा कि वो स्मोकिंग करता है या उसका कोई ऐसा, तो हम उसके दांतों को देख के उसके जो मुंह से स्मेल आ रही है उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये स्मोकर है या ये नस्वार खाता है या जो कुछ भी है नस्वार जो डालते हैं। तो और जो कैंसर है बिल्कुल इसके अंदर कार्सिनोजेन्स होते हैं, नस्वार हो गया या ये गुटखा है या स्मोकिंग है, इस सब के अंदर कार्सिनोजेन्स हैं। ऐसे कार्सिनोजेन्स वो चीज़ें जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है? तो इसका ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल डेफ़िनेटली कैंसर कॉज़िंग है और इससे कैंसर होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ अगर कोई इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो नस्वार खाता है या पान जो जो कुछ भी ये सारी चीज़ें, तो इसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि इसको छोड़ दें, हैबिट को ख़त्म कर दें, आहिस्ता-आहिस्ता कम करके इसको ख़त्म करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी डेंजरस। जो स्मोकिंग है वो ओरल कैविटी के अलावा लंग्स के लिए भी बहुत डेंजरस है, लंग्स का कैंसर भी कॉज़ करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इससे ज़रा थोड़ा-सा इज्तनाब करें तो बेहतर है। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ये बताएं लास्ट में कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर है या क्या तरीके हैं या आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि जिनकी बदौलत हमारे नाजरीन की दांत लॉन्ग टाइम के लिए सेहतमंद भी रहें और वो ख़राब भी ना हो और उनको डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़े? अच्छा, देखिए सबसे पहले तो हाइजीन से पहले मैं बात करूँगी खुराक की। खुराक जो है हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ाज़, स्वीट्स, चॉकलेट्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको, ये हमारे दाँतों के अलावा बाकी हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो जो अच्छी चीज़ जो हमारे खुराक में होनी चाहिए ताकि हमारे दाँत मज़बूत रहें और बच्चों को भी हमें खिलानी चाहिए, वो है दूध। दूध होना चाहिए, चीज़। चीज़ जो कॉटेज चीज़ है, स्पेशली चीज़ और दूध, इनमें क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे दाँतों के लिए बेहतर है। मछली, फ़िश, उसमें फ़ॉस्फ़ोरस है और वो हमारे दाँतों के लिए अच्छा है। इसके अलावा ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो सब्ज़ियाँ हैं, अगर ग्रीन लीफ़ी को आप ना भी लें तो सिर्फ़ वेजिटेबल्स भी आप लें तो अच्छी बात है। इसके अलावा फ्रूट्स,
तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गई, चीज़, दूध वगैरह, दही वगैरह और मछली, ये सब चीज़ें जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी हैं। और नट्स जो बादाम, पिस्ता वगैरह हो गए या काजू वगैरह, ये भी दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बाकी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दांतों के बेहतर बेहतर के जो ग़िज़ा मैं कहूँ तो वो ये होनी चाहिए। इसके अलावा हाइजीन की तरफ हम जाएँ जो दांतों को बेहतर रख सकती है, तो उसमें यही है कि मैंने जो पहले कहा कि दांत के ऊपर कोई स्पॉट आ गया, आपने फ़ौरन डायग्नोज़ किया और आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। डू नॉट वेट, इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि दांतों का जो कीड़ा है ना वो इंतज़ार नहीं करता। वो और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो आपको तो सिर्फ़ एक छोटा-सा स्पॉट नज़र आ रहा होता है, लेकिन नीचे से दांत में उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही कर दी होती है ऑलरेडी। तो एक तो ये हो गया कि आपने नोट किया और आप फ़ौरन गए डॉक्टर के पास, ठीक है? दूसरा यही है कि ट्वाइस अ डे ब्रश, दिन में 2 दफ़ा ब्रश, और ब्रश के साथ फ्लॉसिंग मस्ट है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आपने फ्लॉसिंग करनी है तो फिर आप फ्लॉसिंग करें। आप खुद से फ्लॉसिंग करें। यहाँ पे फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस जो है वो हमारे फार्मेसी जो वाले स्टोर्स उनमें मिलते हैं। इवन जो ये हमारी जो बड़े मॉल्स वगैरह हैं या जो ग्रोसरी वाले स्टोर्स हैं उनमें मिलते हैं, आम हमारे पास मिल रहे हैं। तो डेंटल फ्लॉस से स्पेशली रात को खाने से बाद फ्लॉसिंग करें और फिर ब्रश करें। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये कि जिस वक़्त आप दिन में भी खाना खा रहे हैं, दिन को भी जब आप खाना खाते हैं तो खाना खा लें और उसके बाद आप ऑब्वियसली दिन में इंसान कोई जेब में अपने साथ ब्रश लेके नहीं फिर रहा होता, लेकिन पानी हर जगह अवेलेबल होता है। आपने खाना खाया और एक दफ़ा पानी से कुली कर लें, ताकि कुछ जो मवाद आपके मुँह में खाने-पीने का रह गया, वो कुछ तो ड्रेन हो जाए ना। तो बेशक ब्रश नहीं हो सकती, ऑब्वियसली सारा दिन कोई ब्रश नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अगर आपने ऑफ़िस आवर्स में या घर में शाम के टाइम कुछ खा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप जाके एक दफ़ा कुली कर लें दाँतों में, ताकि कुछ थोड़ा बहुत आपका उसका फ़र्क पड़ जाए उससे। बाकी खुराक का ख़्याल रखें, ये जो बेवरेजेज़ हैं हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स वग़ैरह, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, दांतों के लिए एसिडिक होती हैं। तो बस खुराक और हाइजीन ये इम्पोर्टेंट है। Thank you so much, madam, for your precious time in our studio. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर प्रोग्राम। उम्मीद है हमने कोशिश की कि वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों की फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। कमिंग प्रोग्राम में काइंडली हमें सजेस्ट की कि हम किस स्पेशलिस्ट को इनवाइट करें जिसमें आप इंफॉर्मेशन आपको दरकार है, तो इंशाल्लाह उनको हम इनवाइट करेंगे अपनी स्टूडियो में। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके। लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे सुनने वालों को मिले। थैंक यू सो मच।